नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी की तैयारी को लेकर ये अगला वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग किन मुद्दों पर बात करेंगे। तो 69 बीपीएससी पीटी में इकोनॉमिक्स के जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को देखेंगे, ज़रा उनकी प्रकृति को समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। साथ में उनके सोर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने सवाल पूछे जाते हैं, क्या इकोनॉमिक्स पर भरोसा करके जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर से कितने सवाल पूछे गए थे और स्टैटिक कितने पूछे गए थे। इन सब चीज़ों पर आधारित ये वीडियो होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका समय बर्बाद नहीं होगा। मुझे पता है आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में कुछ भी इधर उधर की चीज़ों को मत देखिए, बस अच्छे से जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हो उन्हीं चीज़ों को देखा कीजिए। इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में अंत में मैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हर साल सवाल बनते ही बनते हैं, हर वर्ष वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, एक आध सवाल बनता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दरअसल में यही वो 4-5 चैप्टर ही हैं, 10 चैप्टर है करीब में, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी बुक से आप पढ़ सकें, सोर्स कोई भी रखें। बस इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना हमेशा कि अपडेटेड सोर्स आपको रखना पड़ता है। अपडेट सोर्स क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स हर महीने, हर साल, वर्ष बदल जाती है। इसके फैक्ट डेटा जो है वो बदल जाते हैं, इसलिए आपको अपडेटेड वर्जन बुक पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित ये वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। दिखाता हूँ मैं सवाल क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल का आपका नाइटमेयर ही यही था, बुरे सपने की तरह में था। पिछले 69 बीपीएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो थे बच्चों के लिए, वो वाकई इतने ख़राब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्होंने। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए उस क्वेश्चन को फिर से देखा तो मुझे लगा कि ये कैसे कोई सॉल्व कर सकता था एग्ज़ाम में। बड़ा ही कठिन होगा इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ और ध्यानपूर्वक देखिएगा और अभ्यास बना लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का भी। ओके, साथ में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है बस आपके लिए, इतना मुझे करना ही पड़ता है। 71 बीपीएससी को लेकर 20 सितंबर से अपना आंसर राइटिंग का नया ग्रुप शुरू हो रहा है। आंसर राइटिंग ही वो चीज़ है जिसके द्वारा आप मेंस के द्वारा पीटी की तैयारी करते हैं। मेंस जिनका अच्छे से तैयार होता है उनका पीटी अपने आप ही तैयार हो जाता है। बस उनको अंत में एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये बोलते बोलते साल बीत गए मेरे। अब भी अगर आपके कान पर ये चीज़ आवाज़ नहीं आ रही है तो अब भी संभल जाइए। मेंस की तैयारी तन मन धन लगा कर कीजिए, पीटी अपने आप तैयार हो जाएगा। पीटी अपने आप ही तैयार हो जाता है। ओके, तो 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ, उस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैसेज करेंगे, आपको ऐड कर दूंगा मैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को। और आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स से पिछले साल ये रहा कि बिहार स्पेशल सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने। इस सवाल को आप अगर इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे तो ठीक है, जोड़ सकते हैं। किस हिसाब से जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, ये बिहार जीके हो गया एक तरह से। इसके अलावा एक भी सवाल इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है जो बिहार स्पेशल से पूछा गया हो, बल्कि 68 बीपीएससी तक कोई ऐसा वर्ष नहीं था जिस बार बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से 4 से 5 सवाल न पूछे जाते हों। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ है 69 बीपीएससी में कि नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो बिहार स्पेशल से इकोनॉमिक्स में पूछा गया हो। तो क्या इस बार भी नहीं पूछा जाएगा? हमें नहीं पता, हमें पैटर्न गेस नहीं करना है। हमें केवल क्या देखना है कि सिलेबस में जो भी चीज़ है वो सब पढ़ के जाएं। इसलिए बिहार का बजट तो मैंने आपको पढ़ाया है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, केंद्र सरकार का बजट भी अलग से हमारा वीडियो आएगा, और केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बराबर मात्रा में आप तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि सवाल बिहार बजट से हो सकता है इस बार भर भर के पूछ लिया जाए, इस बार बिहार बजट से पूछ लिया जाए। हमें पैटर्न गेस नहीं करना है, दोनों को हमें पढ़कर जाना है ताकि एग्जाम के बाद पछताना ना पड़े। देखिए पहला सवाल क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2023, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 से, भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से ये सवाल उठाकर पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? प्रवृत्ति का मतलब एक पैटर्न का वर्णन करते हैं। ये पूछा गया है कि किस प्रकार से भारत में पिछले साल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। आपको लगता है कि सही उत्तर पूछा है आपसे कि एफडीआई में निजी क्षेत्र की कम भागीदारी होगी, सरकारी क्षेत्र की ज़्यादा होगी। क्या सरकार को ज़्यादा एफडीआई मिलते हैं निजी क्षेत्र की तुलना में? यानी कि पहला तो सही नहीं लग रहा है।
महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल हुई थी। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। मतलब ये कहने का कोशिश करा दूसरा स्टेटमेंट, ज़रा ध्यान से पढ़िए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में आज तक कभी कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बोला है जब भी इस तरह के स्टेटमेंट जिसमें ये लिखा रहे कि लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ही बढ़ता रहा है और कभी घाटा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बीच में अगर एक साल भी इसमें कमी हुई होगी तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में ये तरीका काम आएगा आपके, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा गारंटेड सही हो जाएगा, तीसरा गारंटेड गलत हो जाएगा। दूसरा गारंटेड सही हो जाएगा, तीसरा गारंटेड गलत हो जाएगा। दूसरा गारंटेड सही है, तीसरा गारंटेड गलत है। अपना आंसर निकल कर आ गया है, 2 और 4 यहाँ पर सही है। चौथा हमें नहीं भी आता होगा तो भी हम कर ले जाएंगे। इतना छोटा सा चीज़ आपको पढ़ना था और आपको समझ में आ जाता कि भाई किस प्रकार से इसको हल करना। जब भी 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं तो कृपया करके चारों को पढ़कर अपने ज्ञान का आधार पर निकालने की कोशिश मत किया कीजिए। एलिमिनेशन का उपयोग कीजिए, वही आपकी मदद कर पाएगा। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको पता होंगे। एलिमिनेशन को अपनाइए, आपका जीवन थोड़ा सा आसान हो ही जाएगा। इसका 2 और 4 आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सी दिया हुआ था। अगला सवाल जो है बिहार के गया के ज़िले की वर्तमान आबादी आपसे पूछी गई है, कितनी है? तो इसका जो आंसर मुझे मिला था वो बी ही है। इसका आंसर बी था। 5,98,000 जो है वो करीब में आबादी है। और ये सवाल जो है सबसे ख़राब सवाल था पूरे पेपर का। कभी नहीं करना चाहिए इस तरह के सवालों को, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं पता उसमें गेस मत कीजिए, सीधा सीधा छोड़ दिया कीजिए। क्यों आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज सवाल जनसंख्या को रटेंगे, आप ही मुझे बताइए। कोई अगर रटने बैठ रहा है तो कतई ना कर इस तरह की गलतियों को। इस प्रकार के 1-2 सवाल आपको मिलेंगे जिनको सीधा छोड़कर आगे बढ़ जाया कीजिए। इस तरह के सवाल कभी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। इसका अगला सवाल पर चलते हैं। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय, अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो बजट के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि केंद्र सरकार के 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक होता है योजनागत, जिसमें सरकार स्कीम बना के व्यय करती है, और एक होता है गैर योजनागत, जिसमें क्या होता है, बिना स्कीम के सरकार के खर्च केवल स्कीम पर ही थोड़ी ना होते हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर खर्च होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है, जैसे ऋण को चुकाने में खर्च होता है, ये सब गैर योजनागत व्यय होते हैं। तो कृषि पर योजनागत होता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर योजनागत होता है, व्यय और ब्याज भुगतान पर जो सरकार का अपना व्यय होता है और ब्याज भुगतान जो होता है सरकार का, ये गैर योजनागत व्यय में आएगा। गैर योजनागत व्यय में आएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 138 का आंसर बी हो जाएगा। बजट जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें लिखी रहती हैं कि सरकार इस बार योजनागत कितना व्यय करने वाली है और गैर योजनागत कितना व्यय करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का, और जो राजस्व जो खर्चा है वो कितना है सरकार का। और ये सबसे पहला टॉपिक होता है बजट का, वहीं से सवाल आपसे पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं बंधुओं। अगला है वैश्वीकरण भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया। सही नहीं पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ऐसा नहीं हुआ है भारत की इकोनॉमी के साथ में। भारत की इकोनॉमी का व्यापार घाटा जो है ये बढ़ा है। वैश्वीकरण जो है ये 10th के एनसीईआरटी का अंतिम चैप्टर है। आज ही मैंने क्वेश्चन दिया था 10th के एनसीईआरटी से, उसमें वैश्वीकरण जो है 10th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है, आखिरी से शायद पहला चैप्टर है। देखिएगा वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर का ही नाम है। और इस प्रकार के सवाल भी मैंने आपको लिखवाए थे। दरअसल जब से वैश्वीकरण हुआ है, हमारी इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब से हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ा है। तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, ये तो सत्य स्टेटमेंट है कि एफडीआई जो है भारत में बढ़ गया है, तो ये तो सत्य हो गया। तो हमें असत्य निकालना है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। ऐसा नहीं है कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जो है, सेवा का व्यापार तो ज़रूर बढ़ा है, वस्तुओं के व्यापार में उतना ज़्यादा प्रोन्नति नहीं देखी गई है। तो इसलिए अगर इसका सबसे सटीक आंसर निकालेंगे तो बी है। हालांकि कई सारे जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो डी भी इसका आंसर बताते हैं। मेरे हिसाब से इसका बी ही उत्तर होना चाहिए, आयोग ने भी बी ही दिया हुआ है।
140 नंबर सवाल पर आते हैं। ये सवाल जो है एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। करंट यानी कि न्यूज़पेपर से ये सवाल बनाया गया है। न्यूज़पेपर डिस्कशन में इसका हम लोग पढ़ सकते हैं, और आपको किसी मैगजीन में और इस तरह की चीज़ों में एनालिसिस अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, फैक्ट में आपको नहीं मिलेगा। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरह का सटीक डेटा ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय सकल घरेलू घाट उत्पाद 9.2% तक पहुंच गया। यानी कि राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें ये कहा गया है कि 9.2% तक पहुंच गया था। तो ये सत्य था, क्योंकि भारत सरकार को महामारी के दौरान कई सारे चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था और सरकार को आमदनी नहीं हो रही थी, क्योंकि टैक्सेशन नहीं मिल रहा था सरकार को। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वित्तीय व्यवस्था लगभग बंद थी उस दौरान देश में, इसलिए सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी कारण से उस समय चर्चा में भी आया था कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 9.2 हो गया है। ये सवाल छोड़ने लायक था, नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका सवाल का चुनाव बहुत ही गलत है। आप गलत सवालों का चयन कर रहे हैं एग्ज़ाम में सही सवालों का चयन करना भी एक बहुत ही बड़ी कला है। कृपया इसका ध्यान रखें, सीखें इसको। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। हमें नहीं पता भाई, नहीं पता। किसको इतना पता होगा कि अगले साल वित्तीय घाटा कम हो गया था? हमें बस ये पता था कि जब ये महामारी के बाद 2021 के महामारी के बाद जब इकॉनमी ओपन हुई तो वित्तीय घाटा कम हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो गया है। नहीं, ये सवाल जब पूछा गया है यानी कि पिछले साल 2023 में, तो पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि महामारी के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हुई थी, इसलिए राजकोषीय संग्रह जो है ये कम होने की जगह पर बढ़ा था। तो 140 का आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत है। बिल्कुल ही बर्बाद क्वेश्चन। कभी भी इस तरह के सवालों को हाथ मत लगाया कीजिए जब तक सटीक आपको आंकड़ा ना पता हो तब तक। आंकड़े वाले सवालों में कभी तुक्का नहीं मारते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है आपका। अगला सवाल है आरबीआई के बारे में। इस तरह के सवालों को कभी जल्दी छोड़ा मत कीजिए, आसानी से इसको अटेम्प्ट कीजिए। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, फॉरेन करेंसी एसेट्स शामिल होते हैं। तो करेंसी तो होता ही है, डॉलर होता है, यूरो होता है, चीनी येन भी होता है, चीन के जो करेंसी है वो सब भी शामिल होती थी। तो बिल्कुल सही हो गया भाई। सोना भी होता है, एसडीआर भी होता है, आरक्षित किस्त की स्थिति भी होती है। तो ये सब के सब आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, सारे सही है, यहाँ पर सारे ही सही हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्पत्ति का नियम। अब ये जो सवाल है, सामान्य तौर पर आपको 12th की इकॉनमी नहीं पढ़नी होती है। क्या बोला जाता है आपको? मैं भी यही बोलता हूँ कि यार 12th की इकॉनमी मत पढ़ो, क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं के बराबर में पूछा जाता है 12th की इकॉनमी से। 12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन ये जो सवाल है 12th पे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है, जहाँ पर उत्पादन से जुड़े हुए नियम बताए गए हैं। उसी चैप्टर में उत्पत्ति का नियम पढ़ा जाता है। उत्पत्ति के नियम के बारे में सवाल पूछा गया। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होंगे। अगर कोई प्रोडक्ट चीन में बना है और उस पर मेड इन चाइना लिखा है, तो निश्चित तौर पर कस्टम के अधिकारियों को यह मदद मिलती है कि कहाँ पर ये बना है और किस आधार पर इस पर टैक्स लगाया जाए। क्या इस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए? तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। सामान्य अगर आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो आप तो यही समझेंगे बिल्कुल सही है। उत्पत्ति का नियम का मतलब ही है कि किसी वस्तु का उत्पादन किस जगह पर हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वस्तु। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, तभी तो हम निकालते हैं कि भाई व्यापार घाटा कितना हुआ है। चीन से हम ज़्यादा सामान को खरीद रहे हैं या बेच ज़्यादा रहे हैं। कहीं चीन का सामान किसी और देश से घूमकर तो हमारे देश में नहीं आ रहा है। जैसे चीन के साथ हमारा FTA नहीं है, लेकिन हमारा FTA मान लीजिए कि सिंगापुर के साथ में है। चीन का सामान गया सिंगापुर और सिंगापुर से भारत आ गया FTA के तहत में। क्या ऐसा हो रहा है? तो ये भी उत्पत्ति का नियम जो है वो इस तरह के कानून जो है, उत्पत्ति के नियम जो होते हैं वो इस तरह के कृत्य को रोकने पर बड़े मददगार होते हैं। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका महत्व स्थल से प्रमाणित होता है। कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। चीन से अगर कोई सामान आ रहा है तो उस पर कर ज़्यादा लगाती है भारत सरकार कई बार, और कई बार जो अमेरिका से सामान आते हैं उस पर भी अलग तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूँ देशों का।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट सही होंगे। पढ़ने पर चारों के चारों अपने सामान्य कॉमन सेंस से सही लग रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 12th की इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 में ये आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। 143 नंबर सवाल है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में। मैं सवाल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपको। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे बताऊँगा मैं अंत में, किताब भी बता दूँगा और चैप्टर भी इम्पोर्टेंट बताऊँगा। शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है ना। अगला है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। इसका ज़रा आंसर निकालिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला तो यहाँ पर गारंटेड गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर गारंटेड हो जाएगा गलत, और 143 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि शिशु मृत्यु दर में यूपी से भी हालात ख़राब है, किसका, तो बिहार का, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 1 लाख जीवित जन्म पर बच्चों की संख्या निकाली जाती है, 1 लाख जीवित जन्म पर बच्चों की संख्या निकाली जाती है, 1 लाख में, न कि 10,000 में, ये तो आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1,000 पर होता है, बार बार मैं 1 लाख बोल रहा था, 1,000 पर होता है। 1,000 जीवित जन्म पर जो बच्चों की मृत्यु होती है ना, उससे निकाली जाती है। बार बार मैं 1 लाख बोल रहा था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1,000 होता है, 1,000। पहला स्टेटमेंट गलत है, 10,000 तो नहीं होता, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1,000 जीवित जन्म पर मृत बच्चों की संख्या निकाली जाती है। अगला सवाल है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला रहा। इसमें पूछा है बेहतर वाक्य व्याख्या। अब इस तरह की जो चीज़ें आ जाती है ना, तो आपको आता हुआ सवाल भी हो सकता है आप गलत कर बैठें, क्योंकि आपको लगेगा कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन आपसे बेहतर व्याख्या पूछा है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पहला दूसरा तीसरों के गुणधर्म विद्यमान हो, इस तरह का स्टेटमेंट आपको ढूंढना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना, ये तो कतई नहीं हो सकता है। मानव पूंजी इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा ये चीज़, अब भूगोल में भी ये चीज़ है, ज्योग्राफी का भी ये सवाल है और इकोनॉमिक्स में भी आपको मिल जाएगा। ह्यूमन कैपिटल के बारे में सवाल पूछा गया है, तो पहला तो निश्चित रूप से गलत हो गया। ज्ञान में वृद्धि करना ना, कोई पीएचडी स्टूडेंट है जिसके पास में ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये तो कतई नहीं हुआ मानव पूंजी। ज्ञान में केवल वृद्धि से नहीं होगा। कौशल स्तरों में वृद्धि करना, कौशल भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको नॉलेज भी होना चाहिए। केवल स्किल से काम नहीं करेगा। स्किल तो एक जो मैकेनिक होते हैं उनके पास में भी होता है, लेकिन क्या उनके पास में ज्ञान होता है? क्या वो कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं? अगर उनको ज्ञान मिल जाए उस फील्ड से जुड़ा हुआ, तो फिर वो क्या करते हैं, स्किल और ज्ञान का उपयोग करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और सर्वोच्च तक पहुंच सकते हैं। यानी कि हमें ज्ञान और कौशल दोनों की आवश्यकता होगी। केवल 4 यहाँ पर पढ़िए क्या है, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक सबसे अच्छी व्याख्या यही कहलाएगी, सबसे अच्छी व्याख्या यही कहलाएगी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही यही होता है। इसलिए भारत सरकार जब भी प्रोग्राम लाती है तो उसमें क्या होता है कि फलाना डिग्री धारियों को अब हम स्किल भी देंगे, यानी कि उनके पास में ज्ञान है, अब हम उनको कौशल देने जा रहे हैं, या कौशल है जिनके पास में, उनको प्रारंभिक शिक्षा या विशेष शिक्षा भी दिया जाता है। इसका आंसर केवल 4 हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। अगला सवाल है दिवाला और शोधन अक्षमता के बारे में, आईबीसी के बारे में पूछा गया था। इसके डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। 2, 3, 4 इसका सही था, पहला गलत था, यहाँ पर 2, 3, 4 इसका सही दिया हुआ था। औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में लाया गया था। औद्योगिक नीति की संकल्पना 1956 में लाया गया था। उत्पादन संबंध योजना, पीएलआई स्कीम जिसको कहा जाता है, पीएलआई स्कीम के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। कौन से कथन गलत हैं ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए यहाँ पर क्या पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक में से बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो पीएलआई स्कीम जो था इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए ही लाया गया था। तो पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है हमें, पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है, पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि दूसरा गारंटेड गलत है। अब तीसरा और चौथा पढ़िए जरा,
देखिए इस सवाल का मैं आंसर निकाल रहा हूँ आपके लिए, ध्यानपूर्वक देखिए। आपने पहला पढ़ा, आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की बात कर रहा है पहले में, तो बिल्कुल सही है। ये पीएलआई स्कीम का अगर सबसे बेसिक भी पता होगा तो भी सही है, और हमें गलत पूछा है तो पहला स्टेटमेंट तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जरा चौथे स्टेटमेंट को पढ़िए। दूसरा गारंटेड क्यों गलत है? क्योंकि दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, ए और सी, और दोनों में दूसरा लिखा हुआ है, यानी कि दूसरा तो गारंटेड गलत है। अब तीसरा चौथा को एक बार पढ़ते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, ये सारे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही हैं, और पहले स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ही निर्माण किया जाएगा, और चौथे में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के नाम। तो पहला और चौथा तो सही होना चाहिए, पहला और चौथा तो सही होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखने में ये सवाल बहुत ही भयावह था, लेकिन एलिमिनेशन के द्वारा इसको बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था। बेकार सवाल था, ये बहुत आसान सवाल था। थोड़ा सा कॉमन सेंस उपयोग करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आप इतने कूल माइंडेड नहीं होते हैं जितना अभी आप रूम पर बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ कर सुन रहे हैं। एग्ज़ाम में आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो उस स्थिति में इतना सारा कुछ सोचना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको हल कीजिएगा, एग्ज़ाम में कूल रहने की कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल स्वामित्व योजना से पूछा गया था। स्वामित्व योजना किसका है, कौन सा गठन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। यह खान मंत्रालय के एक दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। स्वामित्व योजना जो है ये खान मंत्रालय का नहीं बल्कि ग्रामीण मंत्रालय का है। गांव में जो संपत्ति वगैरह है ना, उसकी मैपिंग से जुड़ी हुई ये योजना थी। यानी कि पहला तो गारंटेड गलत होना चाहिए, पहला तो गारंटेड गलत होना चाहिए, यानी कि ए और सी में से एक का ही आंसर होगा। अब चौथा और तीसरा को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। और चौथा स्टेटमेंट है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करेगी। बिल्कुल सही, इसमें ड्रोन के द्वारा भूमि की मैपिंग तैयार करनी थी और उसके द्वारा स्वामित्व का निर्धारण करना था। ये योजना मैंने पढ़ाया था, न्यूज़पेपर डिस्कशन में ही पढ़ाया था। तो चौथा तो बिल्कुल सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा अगर एलिमिनेट करेंगे तो अपना आंसर सी निकल कर आ जाता है। 149 पॉलिटी का सवाल था, पॉलिटी का सवाल है। 150 पर अगर आप लोग आएंगे तो ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान दे सकते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी को बढ़ा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। सरकारी खर्च में वृद्धि कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव, तो ये सही हो जाएगा। और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, इन दोनों से मंदी को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, इससे मंदी कम हो जाती है। तो तीसरे को अगर आप एलिमिनेट करते तो आपका आंसर निकल कर आ जाता बी। अगर तीसरे को एलिमिनेट करते तो भी निकल के आ जाता आपका आंसर बी। और पहला दूसरा तो गारंटेड ही सही है, यहाँ पर वो दोनों बिल्कुल सही है और मंदी को बढ़ाएंगे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं कि इस पेपर में कितने करंट अफेयर के सवाल थे। तो करंट अफेयर के सवाल, ये सवाल जो है करंट अफेयर का सवाल था, बाकी ये सवाल तो पॉलिटी का ही था। ये सवाल जो है स्टैटिक पोर्शन का सवाल था। करंट अफेयर के सवाल आपको दिख रहे हैं, जो घेरा हुआ है वो सारे करंट अफेयर के हैं, बाकी सारे स्टैटिक सवाल हैं, स्टैटिक सवाल हैं। अगर पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे तो 6 क्वेश्चन मात्र करंट अफेयर से पूछे गए थे, बाकी 9 क्वेश्चन आपके स्टैटिक वाले हिस्से से पूछा गया था, जिसमें एक शिशु मृत्यु दर जो है वो पूछा गया था आपसे, जो हम आए दिन पढ़ते रहते कि 1000 बच्चों पर जीवित जन्म की संख्या होती है शिशु मृत्यु दर। मैंने 1 लाख भी बोल दिया 2-3 बार, वो मिस्टेक था, मैं सोच रहा था 1000 बोल रहा था 1 लाख। देखिए यहाँ पर अगला क्या है कि भाई बुक रिसोर्स क्या क्या उपयोग करें। सबसे पहला जो आप लोग उपयोग कीजिएगा वो कौन सा है? सबसे पहला जो उपयोग कीजिएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं चैप्टर ही बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस को लेकर इकोनॉमिक्स के लिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं जानता हूं कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा आपसे, और भगवान न करे फिर से इस तरह का सवाल आएगा तो आपको बहुत तकलीफ़ देगी एग्ज़ाम में, क्योंकि नहीं बना पाएंगे आप। यहाँ पर ना आपको लग रहा है कि बन जाएगा, नहीं बनेगा। सबसे पहला रिसोर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज़ यूज़ कीजिए UPSC PT PYQ को। इकोनॉमिक्स के सवाल जो यहाँ पर आपको मिलेंगे ना, वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं। RBI के बारे में जो आपसे सवाल पूछा गया है वो UPSC में पहले पूछा जा चुका है, तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसलिए प्लीज़ करके मैं बोल रहा हूँ कि आप UPSC PT PYQ को हल कीजिएगा। कुछ भी मत हल कीजिए, किसी कोचिंग का फलाना ठिकाना, मार्केट में 100 तरीके के हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। UPSC PT PYQ को हल कीजिए और उसी को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर केवल आपका इकोनॉमिक्स का कल्याण हो जाएगा। बाकी तो आप अपना जाने, नहीं करना है तो मत कीजिए।
9th और 11th के NCERT 9 to 11th NCERT पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट यही है। 11th तक की NCERT पढ़ें, 12th का ना पढ़ें, MCQ के द्वारा इसको कंप्लीट कर सकते हैं, MCQ के द्वारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर पर भी आएंगे हम लोग। बुक जो है 9th और 11th की NCERT का उपयोग करें। दृष्टि की बुक ले सकते हैं, कई सारे रमेश सिंह भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वो UPSC के लिए बुक है। मैं आपको PCS के लिए कभी रमेश सिंह की बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको 9th से 11th की NCERT सजेस्ट कर सकता हूँ, जो शानदार किताब है, अद्भुत किताब है, उसको पढ़िए। ए रेफरेंस बुक के तौर पर लेटेस्ट वर्जन जो दृष्टि की क्विक इकोनॉमिक्स की आती है, पतली सी बुक है, उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देता हूँ यहाँ पर। बेसिक टॉपिक जो होता है इकोनॉमिक्स का, जैसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हो गया, इसका अध्ययन अच्छे से करें और अलग अलग सेक्टर में क्या क्या होते हैं उसको देखें। GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, राष्ट्रीय आय में ये सब पढ़ लेंगे आप। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को अच्छे से पढ़ें। आर्थिक नियोजन, यानी कि नियोजन किस प्रकार से किया जाता है देश में, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर का नाम है। बैंकिंग तो मस्ट है। RBI से एक सवाल UPSC और BPSC में गारंटेड हो गया है, सवाल पूछेगा ही पूछेगा। राजकोषीय नीति, वैश्विक संस्था, बजट और सर्वे, ये 9 चैप्टर हैं मात्र, जिसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स में ना तो मेंस में पूछता है ना PT में पूछता है। मेंस में आपको केवल और केवल बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे और ये चैप्टर पढ़ लेंगे, एक सवाल इससे बाहर नहीं आता है। इस बार के पेपर के हिसाब से नहीं, पिछले 20 साल का पेपर मुझे रटा हुआ है, मेंस का, PT का भी, UPSC का भी, PCS का भी, तो नहीं आता इसके बाहर सवाल, नहीं आता है। वैश्विक संस्थाएं अच्छे से पढ़िएगा और ये 9 चैप्टर, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा, तो UPSC PYQ को लगाने से, ओके, इतना मोर देन एनफ होगा। और ये आपके लिए ही बताया है मैंने। इकोनॉमिक्स पर क्या भरोसा करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए? नहीं। इकोनॉमिक्स में किस प्रकार का सवाल आएगा, कोई लेखा जोखा नहीं होता उसका, कुछ भी पूछ सकता है। तो इकोनॉमिक्स से अच्छा रहेगा कि आप बाकी सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पढ़ लें 9 चैप्टर, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।